हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर का बिल्कुल एक लास्ट टॉपिक का नाम है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17th सेंचुरी का मतलब हो गया 1600 के बारे में बात कर रहा है ये, है ना। 1600 से लेकर 1699 तक का ये बात कर रहा है। तो उस समय से लेके सिंपली आप ये समझो कि 1600 से लेके 1600 और उसके बाद मुग़ल का क्या हालत रहा, क्या कहानी रहा, सब कुछ हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो मुग़ल क्या थे क्या नहीं था ये हम लोग बहुत हद तक आगे पहले पढ़ चुके हैं पिछले कुछ क्लासों में। अब आप ये समझो कि 1600 में और उसके बाद मुग़ल का क्या हालत रहा, वो सर्वाइव किया कि नहीं किया, या फिर वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, क्या था हम लोग समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity। समझेगा ध्यान से। मुग़ल का एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ इसका, मुग़ल का रूल करने का तरीका और उसका मिलिट्री इतना बेहतरीन था कि वो बहुत आगे निकल चुका था। मतलब मुग़ल मतलब कौन, मुस्लिम राजा। एग्जाम्पल आपका बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब कौन है, मुग़ल ही तो हैं। तो मुग़ल का एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब हो गया रूल करने का तरीका, और मिलिट्री मतलब आर्मी, ये दोनों बिल्कुल इतना शानदार था कि लीड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। इतना महान था कि पैसा का कोई कमी नहीं हुआ, और दूसरा बात प्रॉस्पेरिटी मतलब कि इज्जत में भी कोई कमी नहीं हुआ। आपने पढ़ा ना अकबर के बारे में, अकबर केवल रूल करने पर ध्यान देता था या बाकी सबके भलाई के बारे में भी ध्यान देता था, भलाई के बारे में भी ध्यान देता था। तो मुगल्स का रूल करने का तरीका और मुगल्स का आर्मी इतना बेहतरीन था कि पैसे का कभी कमी इसको नहीं हुआ। पैसे का कमी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आर्मी बहुत बड़ा था। जिनके ऊपर हमला करते थे वो हार जाते थे, और वो ऑटोमेटिक किसके कब्जे में आ गए, मुग़ल के कब्जे में आ गए। तो कभी खजाने का कभी मुग़ल को कमी नहीं हुआ। दूसरा चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ रूल करने का तरीका, और रूल करने का तरीका आपने देख लिया कितना शानदार था अकबर वाले में। बिल्कुल अकबर अच्छी तरीके से रूल करता था, सभी को साथ में लेके चलता था, इसीलिए उसका प्रॉस्पेरिटी क्या हो गया, आगे चल के बढ़ गया। प्रॉस्पेरिटी मतलब उसका इज्जत मान सम्मान आगे चल के बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि मुग़ल का जब इंडिया में रूल था तो उनका दो ही चीज़ बेहतरीन था, एक रूल करने का तरीका और दूसरा मिलिट्री बहुत पावरफुल था, बहुत तगड़ा था। हम लोगों ने पढ़ा ना कि इसका मिलिट्री इतना पावरफुल था कि कई सारे राजा तो बस चुपचाप आके अपना हार स्वीकार कर लेते थे, है कि नहीं। और जो हार स्वीकार नहीं करते थे उनके ऊपर मुग़ल हमला करते थे और उनको अपने कब्जे में ले लेते थे। लेकिन हाँ, कब्जे में लेने के बाद भी उनके साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करते थे। हमने क्या बोला, उनको किसी न किसी चीज़ का ऑफिसर बना देते थे, या तो मिलिट्री का हेड बना दिया या फिर खजाने का हेड बना दिया। तो इतना रेस्पेक्ट के साथ उसके साथ वो ट्रीट आते थे मुगल्स, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो मुगल्स का रूल करने का तरीका और उसका मिलिट्री काफ़ी अच्छा था, जो कि उनको काफ़ी लंबे समय तक इंडिया में रूल करने में मदद किया, ठीक ना। यदि मिलिट्री कमज़ोर होता, रूल करने का तरीका गलत होता, तो क्या इतना अच्छा तरीके से और इतने अच्छे दिन तक रूल कर पाता मुग़ल, नहीं कर पाता। कोई दूसरा उसको हमला करके हरा देता, मार देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ। उस समय पे जब मुगल्स का हमारे इंडिया पे रूल था, तो उस समय पे जब विदेश के लोग आते थे इंडिया घूमने के लिए दूसरे देश के, उन्होंने क्या बोला था पता है, मुग़ल के रूल को बोला था फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ, मतलब कि यहाँ पे धन संपत्ति का कोई कमी नहीं है। और सही बात भी है, उस समय पे मुगल्स के पास किसी प्रकार का धन संपत्ति पैसा प्रॉपर्टी का कोई कमी नहीं था, बहुत ज़्यादा था। तो कोई भी विदेश का आदमी इंडिया जब घूमने के लिए आता था तो मुगल्स के रूल करने का तरीके को देखता था, मुगल्स के आर्मी को देखता था, तो उसको बड़ा अजीब लगता था। तो उन्होंने खुश होकर क्या कहा इंडिया के बारे में, और ख़ास करके मुगल्स के बारे में, कि यहाँ ये क्या है, फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ है। इसका मतलब होता है कि यहाँ ये ना मतलब संपत्ति का ज़मीन है, संपत्ति का यहाँ पे कोई कमी नहीं है, पैसा का प्रॉपर्टी का कोई कमी नहीं, यहाँ पे बहुत है, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ यहाँ पे। आगे, शाहजहांस रिन inform us that the highest ranking mansabdars were only
445 इन नंबर आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 8000। अब देखो समय के साथ क्या हुआ, मुगल्स धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। जैसे आप मुगल्स को शुरुआती दौर में देखेंगे ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब के टाइम पे यदि आप देखोगे तो मुगल काफ़ी शानदार था, काफ़ी अच्छे तरीके से वो रूल करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पावर आया शाहजहाँ के हाथ में, जहांगीर के हाथ में, इन सब के हाथ में पावर आया, तो मुगल बढ़ने के बजाय धीरे धीरे घटता चला गया। पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों ने में ना वो रूल करने का बिल्कुल भी बात नहीं था, तरीका नहीं था इन लोगों को पता कि रूल कैसे करना होता है, कैसे सिस्टम चलाना होता है। ये लोग आपस में ही लड़ लेते थे। जैसे मान लो दो भाई है तो दो भाई ही अपने आपस में लड़ लिए, किस चीज़ के लिए? पावर के लिए, कि नहीं हम राजा बनेंगे, वो बोलता था नहीं इधर का राजा हम बनेंगे, वो बोलता था नहीं उधर का राजा हम बनेंगे। तो ये लोग अपने आप में लड़ लेते थे। तो बताओ, जब आप अपने आप में लड़ लोगे तो कभी आगे बढ़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले जो मुगल के राजा हुआ करते थे, एग्जाम्पल बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब का बात ही अलग था। ये लोग रूल करना जानते थे, इनको तरीका था पता रूल करने का। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे चीज़ें बदल गए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि शाहजहां रेन इनफॉर्म, जब शाहजहां का टाइम था, जब शाहजहां राजा थे हमारे मुगल के, इन्फॉर्म अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार, मतलब जो बड़े बड़े पोस्ट पे हमारे लोग थे, जिसको हमने क्या बोला था? मनसबदार। याद है आपको पिछला क्लास? पिछला मतलब बहुत पहले का क्लास, उसमें हमने क्या बोला था? मनसबदार का मतलब जो हाई रैंक के आदमी हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मनसबदार। और हाई रैंक पे आदमी कौन थे बताओ? अक्सर वही राजा थे जिनको मुगल्स ने या तो हरा दिया था, या फिर वो राजा चुपचाप आके हार अपना स्वीकार कर लिए थे। तो मुगल्स ने क्या बोला कि भैया तुम हार स्वीकार कर लिए, ठीक अच्छा बात है, लेकिन हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, बल्कि हम तुमको अपने यहाँ पे किसी एक अच्छे चीज़ का हेड बना देंगे। तो जब शाहजहां का रूल करने का टाइम आया तो उस समय पे जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर थे वो मात्र 445 थे, जबकि पहले के टाइम पे बाबर, अकबर, इन लोगों के टाइम पे 8000 हुआ करते थे। सोचो तो कितना घट गया, सोच रहे हैं आप? मतलब बहुत ज़्यादा घट गया। तो अब ज़रा बताइए, जब अकबर, हुमायूं, बाबर सब रहा करते थे तो उनके टाइम पे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर वो 8000 हुआ करता था। सोचो, इसका मतलब है कि रूल अच्छे से होता होगा या ख़राब तरीके से? अच्छे से होता होगा। अब क्या किया इन्होंने? पैसे बचाने के लिए, किस इतना 8000 रहेगा ऑफिसर तो 8000 को सैलरी देना पड़ेगा, तो पैसा बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? मात्र 445 कर दिया। बताओ, आपने पैसा तो बचा लिया, लेकिन क्या आपने रूल कर पाया अच्छे से? बिल्कुल भी नहीं। आपका खजाना इससे भी खाली हो गया होगा, है ना? तो वही बात यहाँ पे हमने कहा आपको कि समय के साथ मुगल कमज़ोर होता चला गया। कहाँ पहले बड़े बड़े ऑफिसर मुगल्स के लिए 8000 लोग काम करते थे, अब केवल 445 लोग काम कर रहे हैं। तो वो अच्छे तरीके से ऑब्वियस बात है रूल वो नहीं कर पाएगा। आगे, दिस स्मॉल नंबर आ मेयर 5.6% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज ए सैलरी फॉर देमसेल्व्स एंड देयर ट्रूपर्स। बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि दिस स्मॉल नंबर आ मेयर 5.6% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरीज फॉर देमसेल्व्स एंड देयर ट्रूपर्स। मतलब अब आप सिंपल सा आपसे इसको से समझो, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर जो है मुगल्स के अंदर अब कितना है? मात्र 545 है, सॉरी 445 है। तो उनको सैलरी भी क्या करना पड़ेगा? कम ही देना पड़ेगा। तो मात्र कितना देना पड़ रहा है? 5.6%। बाकी सारा पैसा क्या कर रहा है मुगल? बचा के रख ले रहा है। भाई बचा के रखना केवल नहीं होता है, आपको रूल भी अच्छी तरीके से करने आना चाहिए, है कि नहीं? तो पैसा मुगल्स ने बचाया, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने रूल बहुत ही ख़राब तरीके से किया। तो पहले के मुगल्स के राजा के बारे में बात अलग था, मतलब पहले जो मुगल के राजा हुआ करते थे उनका बात अलग था। अब जो थे ये लोगों का बात बिल्कुल अलग है। ये लोग क्या चाहते हैं कि जितना ऑफिसर कम रहेगा उतना सैलरी हमको कम देना पड़ेगा और उतना खजाना हमारा बढ़ेगा, है कि नहीं? लेकिन पहले के राजा ऐसा नहीं मानते थे। पहले के राजा क्या मानते थे? खजाना कम हो चलेगा, लेकिन हमारे ऑफिसर्स ज़्यादा होने चाहिए और सबको रूल करने का, मतलब सभी को अधिकार मिले, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, है ना? तो ये चीज़ था। आगे, द मुगल एम्पायर्स एंड देयर मनसबदार्स स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। अब देखो होता क्या था, तो द मुगल एम्पायर एंड देयर मनसबदार्स
स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। जहाँ पहले मुगल का ज़्यादा पैसा कहाँ जाता था, अपने ऑफिसर्स को सैलरी देने में, सामानों को बनाने में। चूँकि देखो उस समय पे क्या था, ऑफिसर्स 8,000 हैं, आर्मी बहुत बड़ा है, लड़ाई भी यदि किसी से लड़ेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे लड़ना पड़ेगा। तो मुगल का उस समय पे ज़्यादातर जो पैसा है वो इन्हीं सब चीज़ में जाता था। आर्मी को मेंटेन करना है, आर्मी में जितने लोग उनको सैलरी देना है, बड़े बड़े जो ऑफिसर है 8,000 उनको सैलरी देना है, हथियार बनाना है। तो उस समय पे मुगल्स का पैसा ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों में जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये सारा पैसा बच रहा है। क्यों बच रहा है? क्योंकि आर्मी इतना बड़ा ये लोग अब रख नहीं रहा है। ऑफिसर्स का संख्या जहाँ 8,000 था उनको घटा के लोगों ने 445 कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो ये लोग ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे दे रहे हैं बताओ, रूल करने पे या अपना खजाना बढ़ाने पे? खजाना बढ़ाने पे। इसीलिए ये लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाया और इसीलिए मुगल का जो रूल है इंडिया में क्या हो गया, पूरी तरीके से आगे चल के ख़त्म हो गया। लेकिन वही यदि विचार रहा था अकबर वाला, बाबर वाला, तो मुगल और भी काफ़ी लंबे समय तक इंडिया में रूल करता, लेकिन नहीं कर पाए ये लोग इसी सब चीज़ों की वजह से। देखो केवल पैसा कमाना बड़ा बात नहीं होता है, आपको ना तरीका पता होना चाहिए रूल करने का, कैसे रूल करना होता है। अच्छे से आप रूल करोगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन आप पहले रूल करना तो सीखो। इन लोगों में वो बात बिल्कुल भी नहीं था जो पहले मुगल के राजाओं के अंदर हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला? दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। अब जब मुगल इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करता था तो बताओ ये सारा का सारा बेनिफिट मिलता किसको था? आम आदमी को, है कि नहीं? जैसे आर्मी के लिए अनाज खरीदना है तो अनाज आर्मी कहाँ से खरीदेगा? मुगल आर्मी के लिए अनाज कहाँ से खरीदेगा? मार्केट से खरीदेगा। तो प्रॉफिट किसको हुआ? आम आदमी को हुआ जो अनाज बेचेगा, है कि नहीं? अगला, मुगल को बनाना है हथियार, हथियार बनाने के लिए वर्कर काम करेंगे तो वर्कर को सैलरी देना पड़ेगा। तो बताओ फ़ायदा किसको हुआ? वर्कर को फ़ायदा हुआ। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जब अच्छे तरीके से मुगल इंडिया में रूल कर रहे थे तो उस समय पे मुगल के साथ साथ आर्मी को, आम आदमी को, बड़े ऑफिसर्स को, हर प्रकार के लोगों को फ़ायदा होता था। अब क्या हो रहा है, आर्मी बहुत कम है तो लोग आर्मी में जा नहीं रहे हैं तो सैलरी उनको नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद आर्मी में लोग कम है तो हथियार भी अब इस्तेमाल क्या होंगे, ज़्यादा या कम? कम। तो वर्कर को रोज़गार मिलेगा क्या हथियार बनाने के लिए? तलवार, भाला, तीर, धनुष नहीं मिलेगा, उसका भी रोज़गार चला गया। आर्मी कम है तो अनाज भी कम खरीदना पड़ेगा। तो बताओ जो एक किसान है उसका अनाज बिक पाएगा मार्केट में? नहीं बिक पाएगा क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं है। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो मुगल है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। उसको रूल करने का तरीका जो है वो बिल्कुल ख़राब कर लिया उन्होंने अपना। इन लोगों का पूरा ध्यान किस पे था? बाद में अपना खजाना कैसे बढ़ाया जाए, और खजाना बढ़ाने के लिए जो करना पड़े करो। क्या करो? ऑफिसर्स का संख्या घटा दो, आर्मी का संख्या घटा दो, है ना, और टैक्स लोगों से क्या करो, ज़्यादा लो, ताकि हमारा खजाना बढ़ सके। ये चीज़ हमारा उस समय पे चलने लगा। लेकिन पहले के मुगल के बारे में बात ही कुछ और है, वो लोग आम आदमी का भी भलाई सोचता था। अच्छा यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताओ जब मुगल बिल्कुल सही तरीके से रूल करते थे उस समय पे, बहुत पहले अकबर, बाबर के टाइम पे, तो आम आदमी को फ़ायदा कैसे होता था? तो सिंपल से बताना है कि आम आदमी अनाज बेच के फ़ायदा उठाता था। किसको? मुगल्स को। आम आदमी मुगल्स के लिए काम करता था हथियार वगैरह बनाने में, वैसे आम आदमी को फ़ायदा होता था। और मुगल उस समय पे टैक्स हिसाब से लेता था, ऐसा नहीं कि खजाना भरने के चक्कर में कुछ भी लिए जा रहे हैं टैक्स, नहीं, वो बाद में हुआ, पहले सही तरीके से होता था। क्यों? क्योंकि पहले जो रूल करते थे उन राजा के पास समझ था, उनको पता था कि केवल रूल करना ही, मतलब केवल खजाना ही भरना बड़ी बात नहीं है, रूल करना भी आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। द वेल्दियर पीजेंट्री एंड आर्टिसनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्रॉफिटेड इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड। तो जब मुगल रूल करते थे बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले के टाइम पे, तो सबको फ़ायदा होता था। मर्चेंट्स को, मर्चेंट मतलब जो सामान का खरीद बिक्री करते हैं उनको, बैंकर, बैंकर मतलब जो पैसा वगैरह उधार देते हैं, पैसा वगैरह जमा करते हैं, वो सब, इन सब को फ़ायदा होता था। आगे, द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलिट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी।
As the authority of the Mughal Empire slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions. अब देखो हुआ क्या, सिंपल सा आप इसको ऐसे समझो। मुगल्स के अंदर में बड़े बड़े ऑफिसर कितने हैं अभी फिलहाल 445। तो बाद में ना मुगल का जो पावर है वो धीरे धीरे क्या होता चला गया, घटता चला गया। और पावर में अब धीरे धीरे कौन आने लगा पता है, वो लोग आने लगे पावर में जो मुगल के साथ कभी काम किया करते थे। तो यहाँ पे मुगल्स का पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। और पावर बढ़ किसका रहा है, वैसे लोगों का जो मुगल के साथ कभी काम किया करते थे बड़े ऑफिसर के तौर पे। समझ मारिए बात। और आगे चल के यही होता है कि मुगल का रूल इंडिया में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। फिर स्टार्ट कौन होता है, सर्वेंट, उसके जो नौकर हुआ करते थे, नौकर मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, उनका रूल इंडिया में स्टार्ट हो जाता है फिर। तो आप ज़रा इमेजिन करो कि जो आदमी पहले मुगल के यहाँ पे रूल करता था वो आदमी अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे पावरफुल बन रहा है, मुगल से भी वो आगे निकल रहा है। किसके वजह से, मुगल के गलत तरीके की वजह से। यदि मुगल अच्छे तरीके से रूल करता, सब कुछ अच्छे तरीके से चलता, तो मुगल कभी भी ख़त्म नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ था कि मुगल्स का धीरे धीरे पावर घटता चला गया और मुगल्स के साथ जो काम करते थे लोग, उनका पावर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया था कि ये लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है। तो क्या करो, अपना पावर बढ़ाओ और अपना आगे लेके चलो चीज़ों को। मुगल्स अब जाए पीछे, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब हम अपना पावर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। उसके बाद क्या हुआ, मुगल जैसे ख़त्म हुआ, इंडिया में मुगल का पावर जैसे ख़त्म हुआ, वैसे ही उन लोगों ने अपना साम्राज्य बना लिया। जो आदमी पहले मुगल के लिए क्या करते थे, काम क्या करते थे। एग्जाम्पल आपका हैदराबाद और अवध। तो हैदराबाद और अवध ये दो साम्राज्य बाद में ऐसा बना, यहाँ के जो राजा थे वो पहले कौन थे, अंग्रेज मुगल्स के लिए काम करते थे बड़े ऑफिसर के तौर पे। और वही अब क्या बन गया, अवध का और हैदराबाद का अलग अलग जगह का राजा बन गया, क्योंकि इसको अब फ्यूचर दिख गया था मुगल्स का कि मुगल सब लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है, क्योंकि इन लोगों में अकबर जैसा बात, बाबर जैसा बात बिल्कुल नहीं है ना। ये लोग केवल खजाना भरने के चक्कर में है, आपस में ही अपने आप में लड़ जा रहा है सब भाई अपने में, है ना। तो इनको दिख गया था कि अब मुगल्स के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब अपना कुछ करने का ज़रूरत है, अपना कुछ हम लोग बनाते हैं। और इन्होंने बनाया अपना हैदराबाद और अवध। तो कुछ आदमी मतलब कुछ हैदराबाद के अंदर राजा बन गए, कुछ अवध के अंदर राजा बन गए। ये राजा वही बने जो पहले मुगल्स के लिए काम करते थे। सिंपल देखो, सिंपल सा आप ऐसे समझो, नेचर का ये नियम है, यदि आप कमज़ोर होंगे तो दूसरा आपको कुचल के आगे निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, चाहे वो आपका बहुत ही करीबी ही क्यों ना हो। वही बात हुआ यहाँ पे, मुगल्स धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। किसके वजह से, अपने करतूतों के वजह से। तो जो उसके साथ बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े जो लोग ऑफिसर काम कर रहे थे, वो भी कौन थे, एक टाइम पे अपना वो राजा हुआ करता था। हमने पढ़ा था ना कि जो भी आदमी राजा के आगे जो भी आदमी मुगल्स के आगे आके स्वीकार कर लिया हार, या फिर मुगल्स ने जिसको भी अपने कब्जे में किया उसको क्या बना दिया था, मुगल्स ने बड़े ऑफिसर्स बना दिए थे। तो वो आदमी देख लिया कि मुगल अब लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि भैया यही मौका है, सबसे अच्छा मौका है कि अपना पावर वापस ले लो। तो इन्होंने क्या किया, अपना अपना एरिया अलग अलग कर लिया अपना। कोई आदमी हैदराबाद का राजा बन गया, कोई अवध का राजा बन गया, कोई इधर का, कोई उधर का, सब अपना अपना एरिया बांट लिया। और मुगल का रूल क्या हो गया, इंडिया में पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, आप लापरवाह हो जाएंगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा और आप एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। आगे, दे कंटिन्यू टू रिकग्नाइज द मुगल एम्पायर इन दिल्ली एज देयर मास्टर। लेकिन ये लोगों ने अपना अपना राज्य बना तो लिया, लेकिन ये लोग अभी भी मानते हैं कि हमारा जो मास्टर था वो कौन था, मुगल ही था। मतलब मुगल के बाद ही हम लोग आए हैं, ऐसा इनका मानना था। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल समझो। ये लोग राजा तो बन गए, मुगल का पावर ख़त्म तो हो गया, लेकिन ये लोग राजा किसके बाद बने हैं बताओ, मुगल्स के बाद बने हैं। तो मुगल्स के ये लोग क्या मानते हैं, अपना मास्टर मानते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि राजा बन गए और मुगल्स को हमने कुछ भी बोल दिया बाद में, ऐसा नहीं है।
ये लोग मुगल्स का क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं कि कोई बात नहीं भैया, मुगल अच्छा काम नहीं किया तो बर्बाद हो गया, लेकिन है तो हमारा वो मास्टर है ना, हमने जो कुछ सीखा है उन्हीं से तो सीखा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये चलता था। कोई दिक्कत नहीं अब इसमें, ये आपको समझ में आ गया। इसमें आपको यही समझ में आया होगा कि समय के साथ मुगल क्या होता चला गया, मुगल समय के साथ कमज़ोर होता चला गया, और मुगल के साथ जो बड़े बड़े ऑफिसर काम करते थे वो धीरे धीरे पावर में आते चले गए, और उन्होंने बाद में जाके अपना अलग साम्राज्य बना लिया, और मुगल का रूल पूरी तरीके से इंडिया में ख़त्म हो गया। इस तरीके से हमारा मुगल का रूल इंडिया में ख़त्म हुआ। अब मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो इसी तरीके से हमारा चैप्टर और चैप्टर के साथ पूरा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।